नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए साल में यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। मंडल और जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। यूपी में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक की गई। नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में कई चेहरों पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला का नाम सबसे आगे। प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक का भी नाम इसमें शामिल है। तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल खत्म होने वाला है और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा में कई चेहरों पर मंथन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला का नाम सुर्खियों में है। गोविंद नारायण शुक्ला दूसरी बार एमएलसी हैं और गोविंद नारायण शुक्ला लंबे समय से संगठन का कार्य कर रहे हैं। एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में हैं। विजय बहादुर पाठक आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। दलित चेहरों में विद्यासागर सोनकर की भी चर्चा है। अगर दलित चेहरों की बात की जाए तो 5 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष के पद को उन्हें मिल सकता है, यानी कि उनका भी नाम चर्चा में है। और धर्मपाल सिंह बरेली से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में कई नाम हैं जिन पर यह कहा जा रहा है कि जल्द ही वो नए साल में पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, अब चूंकि भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, कौन कौन से नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, किन पर चर्चा की जा रही है, किन की संभावना ज्यादा है, क्या कुछ जानकारी की अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर आपके पास? अनिल जी देखिए, 2025 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। कार्यकर्ताओं को अपने एक नए प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा जो है मिल जाएगा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। तमाम नाम है, लेकिन उसमें जो 5 नाम है वो बेहद गंभीर है, जिनको माना जा रहा है कि इनमें से किसी को मौका मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। इनकी ताजपोशी की जा सकती है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है, दूसरी बार के एमएलसी हैं और भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं गोविंद नारायण शुक्ला का नाम है। अमेठी से ताल्लुक रखते हैं ये और संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। इनके नाम पर जो है वो गंभीरता से विचार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है, चर्चा है कि रेस में ये आगे चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही विजय बहादुर पाठक हैं, ये भी दूसरी बार के एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं। ये भी गंभीर दावेदार बताए जा रहे हैं। तीसरा जो नाम है वो धर्मपाल सिंह का है, बरेली से ताल्लुक रखते हैं, 5 बार के विधायक है और संगठन में भी इनकी पकड़ है। इनके भी नाम की चर्चा चल रही है। और जो और नाम है, जैसे राम कुमार बाबूराम निषाद है, राज्यसभा सदस्य हैं, दलित चेहरा है, पिछड़ा चेहरा है, इनको भी मौका मिल सकता है। निषाद बिरादरी से ताल्लुक है, निषादों का छापा बोर्ड। अनिल जी, यहाँ एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसी दलित चेहरे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि चर्चा तो इस पर भी की जा रही है। देखिए, जौनपुर से एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है दलित चेहरे के रूप में, वो है विद्यासागर सोनकर का। बिल्कुल है ये, और काफी गंभीरता से इनका नाम लिया जा रहा है। अगर दलित प्रदेश अध्यक्ष को मौका मिलता है तो ये सबसे आगे हैं, इनके नाम पे भी मोहर लग सकती है। जिस तरह की चर्चा चल रही है, जिसमें विद्या भाकर जो है रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। जौनपुर जिले से ये ताल्लुक रखते हैं सोनकर पास। अनिल जी, आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई किसी एक को तो कम से कम फ्रंट पे लाया जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाजपा जो है वो या तो ब्राह्मण को बनाएगी या ठाकुर को बनाएगी। लेकिन इस बार लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस बार बीजेपी चौंका सकती है। अब चूंकि भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो अब लोग ये कह रहे हैं कि या तो शुक्ला जी और या तो फिर सोनकर साहब। इसमें काफी बैलेंस देखना पड़ता है। अगड़ा पिछड़ा दलित के साथ साथ पूर्वांचल और पश्चिमांचल भी देखना पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं जो भूपेंद्र अभी क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं,
इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह जी थे और केशव प्रसाद मौर्य भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जो पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। अब ये सबसे अहम होगा कि इस बार फिर पश्चिम को मौका मिलता है प्रदेश अध्यक्ष के पद पे, या फिर ये कुर्सी पूर्वांचल आ सकती है। अगर पूर्वांचल में भी आती है, गोविंद नारायण शुक्ला जी पे दांव लगता है, या आजमगढ़ के पाठक जी पे लगता है, या फिर जौनपुर के सोनकर साहब पर दांव लगता है। भारतीय जनता पार्टी का दलित चेहरा है विद्यासागर सोनकर, एमएलसी हैं, काफी वरिष्ठ है और काफी संगठन में काम भी कर चुके हैं। इनको भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं हमीरपुर के निफात बिरादरी के राज्यसभा सदस्य में बाबूराम, उनका भी नाम चल रहा है। बरेली के धर्मपाल सिंह का भी नाम चल रहा है, जो संगठन के साथ साथ अपत्ता में भी काम कर रहे हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो पशुपालन मंत्री हैं। ये भी कहा जा रहा है उनको भी मौका मिल सकता है। और भी कुछ नाम है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे बीजेपी आमतौर पे चौंकाती है कि कोई ऐसा चेहरा ला के बैठा दे। फिलहाल की चर्चा में चल रहा है वो ये 5 चेहरे हैं जिनको काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, जो सियासी गलियारों में इन्हीं 5 चेहरों का नाम चल रहा है, जो इंडिया वाइड स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं 5 चेहरे। अनिल जी, जब हम बीजेपी की तरफ से किसी नेता का चुनाव करने का बात करते हैं तो फिर ये सब लोग जानते हैं कि बीजेपी किसी एक पैरामीटर पर तो किसी को किसी नाम का ऐलान तो करती नहीं है। फिर वो जातिगत समीकरण देखा जाता है, एक्सपीरियंस भी देखा जाता है, फिर समाज में फिट बैठ रहा है कि नहीं। कहीं पता लगा सोनकर साहब को ले आए तो ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाए कि शुक्ला जी का नाम सबसे आगे था। मतलब किन पैरामीटर या किन आधार पर यह कहा जा सकता है कि शुक्ला जी या ज्यादा अगर वो दलित चेहरे पर आए तो फिर सोनकर साहब, तो मतलब किस आधार पर क्या क्या पैरामीटर हैं जिस पर बीजेपी चुनाव करती है या खास ख्याल रखती है? देखिए, बीजेपी का अलग ही पैरामीटर है, क्यों आप तौर पर तो खुश करने के लिए नहीं, जो लोग नाराज हैं उनको बैलेंस करने के लिए, ऐसे वोटर जो जिनमें एक मैसेज जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय जो चल रहा है सबसे ज्यादा दलित वोटर, क्योंकि बीएसपी कमजोर हो रही है, उसका जो दलित वोटर है वो शिफ्ट कर रहा है, वो दूसरे दलों में जा रहा है, तो वो ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी की तरफ तो संभव है कि वो किसी दलित चेहरे पे दांव लगा दे, प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है, जो कुर्सी है, वो दलित को दे दे, ये संभव है। और इसमें नाम भी चल रहा है, ये पहली बार हो रहा है कि विद्यासागर का नाम कुर्सियों में चल रहा है। नहीं, अभी तक जो कुर्सियों और चर्चा में रहा है वो या तो आगड़े का रहा है, या तो शुक्ला जी का रहा है, पंडित जी का रहा है, या फिर बैकवर्ड कोई जाट रहा है, कुर्मी बिरादरी का स्वतंत्र देव रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य रहे हैं। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है जो चर्चा में आया है, वो विद्यासागर सोनकर भी चर्चा में चल रहे हैं, वो भी रेस में बताए जा रहे हैं। तो इस बात की भी संभावना है कि किसी दलित चेहरे को भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंप सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जरूरत है, सियासत की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। अनिल जी, और ऐसी स्थिति में जब आपने बीएसपी का जिक्र किया कि बीएसपी के पास से दलित वोटर छिटक रहे हैं, उधर अखिलेश यादव ने पहले ही पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करने की कोशिश की और उसका फायदा भी उन्हें मिला, और यह कहा गया कि भाई बीजेपी के पास दलित जो है वोटर वो नहीं जाना चाहते हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से दाव चला जा रहा है, इसीलिए मैंने आपसे कई बार जिक्र किया कि क्या बीजेपी इस बार दलित चेहरे को बना सकती है? संभावना इनकी ज्यादा है बनस्बत शुक्ला जी के। क्यों? क्योंकि दलित वोटर को अगर साधना है और सामने 27 का चुनाव अगर लड़ना है, तो फिर वो पैरामीटर जो अभी खाली पड़े हुए हैं, वो जगह, वो स्पेस जो खाली पड़े हुए हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हाँ, बेशक ये भी संभव है जो आप कह रहे हैं कि दलित चेहरे को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी दलित को मौका नहीं मिला है, इसलिए इसकी भी बारी आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो 22% दलित वोटर है, जो नाराज भी है, या फिर ये कह सकते हैं कि चौराहे पर है, अभी उसका पक्का मुकाम नहीं बन पाया है, वो कभी सपा के साथ शिफ्ट हो जा रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो जा रहा है, लेकिन इतना तय हो चुका है कि वो बहुजन समाज पार्टी से ना छिटक चुका है। नाराज हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उससे दूरी बना चुका है। उत्तर प्रदेश का दलित वोटर चौराहे पे है, जहाँ बढ़िया मुकाम मिलेगा वहाँ वो शिफ्ट हो जाता है। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी और चर्चा करने के लिए। तो भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और नए साल में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। किसे मिलेगा, इस पर चर्चा है।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 साल का लड़का जिसका नाम आर्यन है वो 27 घंटे से बोरवेल में फंसा हुआ है और अब तक 5 देसी जुगाड़ से उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सबकी सब फेल रही है और फिर से रिंग डालकर निकालने की कोशिश की जा रही है। बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 जेसीबी और ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं। तो दौसा के कालीखाड़ गांव का ये पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे को सकुशल निकालने के लिए मंगलवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और रेस्क्यू टीम ने यह कहा कि हम बच्चे को निकालने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को दोपहर के बाद आर्यन नाम का लड़का खेलते समय बोरवेल में गिर गया और तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल के बगल में एक गड्ढा खोदा जा रहा है। मासूम 160 फीट गहरे बोरवेल में करीब 145 फीट पर अटका हुआ है। बोरवेल के समीप खुदाई कर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 10 जेसीबी और ट्रैक्टर से तेजी से मिट्टी निकाली जा रही है। अब तक करीब 40 फीट की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। आर्यन 147 फीट पर अटका हुआ है। जैसे ही सूचना मिली बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है तो तुरंत हमने हमारी रेस्क्यू टीम सबसे पहले हमारे सिविल डिफेंस और हमारे लोकल पटवारी सेक्रेटरी इनको भेजा और उसके पश्चात हमारे तहसीलदार एसडीओ फिर सीओ जिला परिषद जो मैं भी आया था और मेरे साथ फिर तुरंत कलेक्टर साहब भी आए थे। हमारी एसडीआरएफ की टीम, उसके बाद एनडीआरएफ, सारी टीमें यहाँ लगी हुई हैं कल से। और कल से लगातार बच्चे से बात भी की, बच्चे से नीचे बच्चे के लिए कैमरा भेजकर उसकी स्थिति को भी जाना, लेकिन थोड़ा सा तब परिस्थिति है कि बच्चा ऊपर है और उसके नीचे पानी है। यदि मान लो उसको निकालते समय कोई ऐसी हादसा हो जाए, पानी में गिरने की संभावना को देखते हुए अभी जो हमारे एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने सबसे पहले बच्चे के नीचे एक जाल लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि फिर बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके। ऑक्सीजन सप्लाई कल से ही चालू है। कल लगभग 4 बजे से ऑक्सीजन सप्लाई हमने चालू कर दी थी, तब से ऑक्सीजन सप्लाई चालू है। हाँ, बच्चा अब जीवित है, मूवमेंट कर रहा है। ये चीज़ कैमरे में भी शो हो रही है और कल शाम को तो आवाज़ भी लगातार बच्चे से बात हो रही थी, आवाज़ भी आ रही थी। अभी देखो प्रयास तो हमारा यह है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। यदि वो सफलता मिल जाती है तो हो सकता है बहुत जल्दी बच्चे को। बच्चा 150 फीट के आसपास, मतलब लगभग 45। तो इंडिया वॉइस राजस्थान स्टेट हेड लोकेश नागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश जी, ये जो लड़का जिसका नाम आर्यन बताया जा रहा है जो बोरवेल में गिरा हुआ है, अभी तक कितना रेस्क्यू हो पाया है, कितना बाकी है, क्या कुछ तैयारी की जा रही है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि 5 साल का आर्यन करीब 27 घंटे से बोरवेल में फंसा हुआ है। 147 फीट पर एक पानी की जो बोरिंग मशीन है, खुदाई का जो इंस्ट्रूमेंट था वो अटका हुआ था। तो करीब पानी से 4 फीट ऊपर आर्यन करीब 27 घंटे से अटका हुआ। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ 2 एलएनटी मशीन और करीब 10 से ज्यादा जेसीबी, जिसमें स्थानीय लोगों के संसाधन भी मौजूद है, क्योंकि जिस तरह बच्चा फंसने की जो सूचना फैली थी उसके बाद आड़ पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने भी राहत कार्य में प्रशासन की मदद करने का जो काम है वो शुरू कर दिया था। और लगातार अब जिस तरह के अपडेट मिल रहे हैं 120 फीट के आसपास तक की खुदाई अभी की जा चुकी है। करीब 147 फुट पर ये बच्चा अटका हुआ है। ऐसे में 147 फुट बोर के सामने पैरेलल परंपरागत तरीके से खुदाई के बाद एक सुरंग बनाई जाएगी और बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल मौके पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। सरकार की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 10 लाख रुपए की राशि राहत कार्यों के लिए तत्काल जारी करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए हैं। कलेक्टर देवेंद्र कुमार भी लगातार मौके पर मौजूद है और जिस तरह इस समय हालात का जायजा लिया जा रहा है, बहुत जल्दी अपेक्षा की जा रही है कि रेस्क्यू करके बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। कैमरे के द्वारा मॉनिटरिंग की गई है और लगातार बोर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सुचारू रूप से बच्चे तक पहुंचाई जा रही है। कैमरे में जिस तरह मूवमेंट, कल शाम तक बच्चे से बातचीत हो रही थी, आज बच्चे के मूवमेंट को ध्यान से देखा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से ये बताया जा रहा है कि बच्चा अभी
सकुशल है और बहुत जल्दी बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी लोकेश, एक बार ये बता दीजिए कि बच्चा वो बोरवेल में गिरा कैसे, वहां तक पहुंचा कैसे, और दूसरा ये कि क्या सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि जब इस तरीके के बोरवेल किए जाते हैं तो फिर उनको ढका क्यों नहीं जाता है, बंद क्यों नहीं किया जाता है? क्या किसी हादसे का इंतजार किया जाता है कि इस तरीके से मतलब बोरवेल की खुदाई कर दो और इसके बाद उसको खुला छोड़ दो, फिर किसी बच्चे की जान जाए या कोई उसमें जो है कूद कर मर जाए, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही। लगातार इस तरह के हादसे सामने आते हैं और प्रशासनिक जो अमला है, जब घटना होती है तो प्रयास ये करता है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लेकिन जिस तरह लोगों द्वारा लगातार ये निजी जो बोरवेल हैं उनको खोद के और खुला छोड़ दिया जाता है, ये मौत के गड्ढे लगातार नौनिहालों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। करीब 2 महीने पहले ही दौसा में एक घटना बांदीकुई में हुई थी, जिसमें एक बच्ची बोरवेल में गिर गई थी और प्रशासन ने पूरे जिले में एक अभियान चलाकर सभी पटवारियों को पाबंद किया था कि खुले हुए बोरवेल हैं उन्हें जो मालिक है उनको नोटिस जारी करके और उन्हें बंद करवाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी कहीं या फिर प्रशासन की लापरवाही भी इसे कह सकते हैं कि क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो अगर अपनी जिम्मेदारी को समय पर ठीक प्रकार से निभाएं तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। आंगन में खेलने वाले नौनिहाल लगातार शिकार हो रहे हैं और यहाँ भी दौसा में भी ये जो घटना हुई है, ये आंगन के समीप ही ये बोरवेल में गिरने से बच्चे की जो जान है वो 27 घंटे से आफत में है। जी लोकेश, अब चूंकि वो 27 घंटे से अंदर है, उसकी निगरानी की जा रही है कैमरों के जरिए, उस तक भोजन पानी कैसे पहुंचाया जा रहा है? क्या 27 घंटे से वो भूखा है? कितनी खुदाई की जा चुकी है? कितना समय बचा है और कब तक बच्चे तक पहुंचा जा सकता है, मतलब कब तक बच्चा बाहर आने की संभावना है? ये आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा जो बिस्किट हैं वो भेजे गए थे और लगातार जिस तरह पहले, क्योंकि प्रशासन की ओर से जो बताया गया कि करीब 10 घंटे पहले तक बच्चे से बातचीत की जा रही थी, बच्चा बोल रहा था, लेकिन अब जो बातचीत है वो बच्चे की आवाज है वो बाहर तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं आप वो बताएं कि अभी 120 फीट के आसपास खुदाई है वो हो चुकी है और करीब 33 से 40 फीट की खुदाई और होनी है। उसके बाद करीब 10 फीट जो लंबी सुरंग है वो खोदी जानी है, तो कम से कम 5 घंटे का समय और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगने वाला है। और लगातार जिस तरह प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार मेहनत कर रही है, माना यह जा रहा है कि करीब 5 घंटे में इस बच्चे को रेस्क्यू करके सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। जी ठीक है लोकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। वो इधर खेल रहे थे, मैं खेत में नानी कर रही थी, फिर वो इधर से जा रही थी, इधर से फिर मैं उधर से अचानक क्यों झाँक लूं मेरे बेटे पे, वो का उसका पाँव फिसल पड़े उसमें आँखों के सामने बाग भी लगी थी। फिर मैं भागे, फिर वो भागे ने, फिर मैं पुकारे मेरे देवर की, देवर ने फिर इसके भाई के ने फोन किए, भाई के ने फोन करके फिर प्रशासन को नहीं करे। 24 घंटे आ गए, देखे सुबह देखे तो ये हाथ लाए, दूसरे लड़के ऐसे कह रहे थे ना, बाबू बाबू तेरे भी बिस्कुट ले रहा हूँ, तू लिया भैया, तू लिया मेरे पास। प्रशासन से ये मांगू मेरे बच्चे सही सलामत निकले, मेरे आज। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीमा हैदर की तरह ही अब माया ने भी वो सीमा पार करके, यानी बॉर्डर पार करके वो भारत पहुंच गई हैं और मैनपुरी के किशन से फेसबुक से उनको प्यार हुआ, हांगकांग से फ्लाइट पकड़ी और गांव पहुंची। 3 साल पहले दोस्ती हुई थी, फेसबुक पर हेलो हाय से शुरुआत हुआ था, ये सिलसिला शुरू हुआ था। और बता दें कि यूपी में एक और सीमा हैदर जैसा मामला सामने आया है, लेकिन इस बार महिला पाकिस्तान की जगह हांगकांग से आई। मतलब प्यार में हदें पार करते हुए हमने सुना था, लेकिन अब सरहदें पार करना और भी आसान हो गया। तो मैनपुरी के ग्राम मानपुर हरी में बीते 5 दिनों से फेसबुक पर दोस्त बनी विदेशी महिला के गांव में अपने दोस्त के यहां आने पर ग्रामीणों के बीच कौतूहल सा मच गया। ग्रामीण जहां मामले में प्रेम प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं, वहीं महिला और युवक ने अपने आप को दोस्त बताया। मामले के अनुसार मानपुर हरी निवासी कृष्ण कुमार और किशन की 3 वर्ष पूर्व फेसबुक पर माया तवांग नाम की महिला से दोस्ती हुई।
और धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी और बीती 4 दिसंबर को माया तवांग हांगकांग से फ्लाइट लेकर नई दिल्ली पहुंची, जहां से वो पेवर के ग्राम मानपुर हरी अपने मित्र के घर जा पहुंची। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। मुकेश, ये हांगकांग की जो महिला है जो अपने आप को इस युवक का दोस्त बता रही है, जो हांगकांग से इसके गांव, इसके घर तक पहुंच गई है, दोस्ती या प्यार, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? जी आपको बता दूं, 3 साल पहले फेसबुक पर फैन रिक्वेस्ट आई थी किशन के पास, किशन के पास आई थी। उसके बाद उसने उसको एक्सपेक्ट कर लिया। उसके बाद मैसेंजर पर बात हुई, उसके बाद व्हाट्सएप पर आ गई बात। व्हाट्सएप पर बात आने के बाद वीडियो कॉल पर आ गई। उसके बाद जब 3 वर्ष हो गए, उसके बाद उसने आने की ठान। जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान को अपना बॉर्डर क्रॉस करके आई थी, तो ये हांगकांग का जो माया हांगकांग है, ये बॉर्डर क्रॉस कर आई हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन्होंने इतनी 40 प्लस हो गई हैं मगर अभी तक शादी भी नहीं की है। और दोनों की जो प्रेम कहानी है उसका चर्चा का इंस्टीट्यूट ये है कि किशन दिव्यांग है दोनों पैरों से। हाँ। ये भी एक स्टेटस के बाद भी, क्योंकि और एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करने गया, उसके बाद गांव लेकर आया और उसके बाद गांव के लोगों में जो चर्चा है, क्योंकि वो महिला पढ़ी लिखी है, पूरा इंग्लिश में थोड़ा बात करने जानती है, मगर किशन को भी इसने कुछ इंग्लिश सिखा दी है 3 साल के अंदर। तो इस चीज का चर्चा विषय बना। फिलहाल जो उसको विदेश से आई है पूरा परमिशन, उसके पास पासपोर्ट वीजा है, उसके पास मात्र 11 तारीख तक वो यहाँ रह सकती है। उसके बाद उसको फिर हांगकांग लौटना पड़ेगा। इसकी बात किशन को कह रहा है कि शादी की बात तो दोनों लोगों में एग्रीमेंट नहीं हो रही है, मगर प्रेम कहानी अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग सोशल मीडिया पर भी इसको काफी शेयर कर रहे हैं। तो ये जो महिला आई हैं, इनका नाम क्या है और प्रशासन इन्हें क्या कह रहा है? मतलब वापस भेजेगा या फिर शादी करने का कुछ प्लान, कुछ ऐसा, मतलब कोई अपडेट? जी अभी तो गर्लफ्रेंड और दोस्ती प्यार वाली चीजें ही निकल कर आई हैं। फिलहाल शादी का कि कोई किशन से बात की गई, किशन ने तो इस तरीके का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, ये कहा 3 साल से हम लोग काफी बात कर रहे हैं, घुल मिल गए हैं। और किशन को जो इंग्लिश सिखाई है, कुछ लैंग्वेज में जो एक्सक्यूट सिखाया है, वो उसी ने माया हांगकांग में सिखाया है। उसका नाम माया होंग है और वो हांगकांग में ही रहती, क्योंकि उनका लगातार वहाँ रह रही है अपनी। उनके 3 बहन 1 भाई हैं, वहाँ पर पूरा परिवार रहता है। इनका माता पिता नहीं है, लेकिन सभी भाई बहन अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, कहते हैं प्यार की कोई भाषा नहीं होती है और पहले प्यार में हदें पार की जाती थी, अब सरहदें पार की जा रही हैं। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 3 साल पहले दोस्ती हुई थी और अब मिलाप भी हो गए। तो सीमा की तरह, आपको याद होगा, सीमा हैदर पाकिस्तान से जब आई थी तो कौतूहल का विषय बन गया था कि पाकिस्तान से कैसे कैसे करके सचिन के घर वो पहुंच गई थी और आज वो यहीं, मतलब शादी वादी हो गई उनकी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व एमएलए को जान से मारने की धमकी मिली। आनंद शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। आनंद शुक्ला पूर्व एमएलए हैं और पूरे परिवार को जान से मारने की कॉल भरी, धमकी भरा कॉल आया है। और पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी है। मानिकपुर से बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं आनंद शुक्ला। पूर्व विधायक आनंद शुक्ला का बयान, मेरे और मेरे परिवार की हत्या की साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो, मैं डरने वाला या रुकने वाला नहीं हूं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चित्रकूट से बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व एमएलए को जान से मारने की धमकी मिली है। बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं आनंद शुक्ला और ये इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट साझा कर ये जानकारी दी है कि मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, हत्या की साजिश रची जा रही है मेरे परिवार की, और मैं इससे ना डरने वाला हूं और ना ही रुकने वाला। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, मैं डरने वाला नहीं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक हैं आनंद शुक्ला और इन्होंने पोस्ट कर ये जानकारी। कि मैं अपने जिले में 2 कांड हुए हैं।
एक ठो होना है आनंद शुक्ला का, उसके लिए बोल रहे थे। एक ठो बोल रहे थे कि सरैया में कोई पंडित का होना है। एक आनंद शुक्ला, एक आपके वाले में। आनंद शुक्ला का भी यही करवा रहा है। हाँ, यही सुपारी उसकी भी है। आनंद शुक्ला की। हाँ, और आनंद शुक्ला का सिस्टम इस तरह हो रहा है, या फिर पॉइंट टूटते या फिर बात है डायनामाइट से, और डायनामाइट बना के जे बातें सोल्डिंग करके नेमोड सिस्टम करके जे देगा। ये जुड़े आनंद शुक्ला से इसकी क्या अब जो भी हो। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इस दौरान लखनऊ में विभिन्न संस्थाओं ने जन आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरू होकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर था। बिठा लीजिए, प्रेम से सबको बिठाओ, प्रेम से सबको बिठाओ, आग्रह करिए सब बैठ जाएं। सामने एक ग्रुप जो खड़े हैं, कौन है भाई? आप स्थान अपना ग्रहण कर लें। मीडिया को बाइट बाद में दे दीजिए। बिल्कुल सामने हमारे जो ग्रुप कौन से खड़ा है? रंजीत जी पार्षद, रंजीत जी यहाँ के पार्षद हैं, उनसे निवेदन है अपने लोगों के साथ स्थान ग्रहण कर लें। रंजीत जी पार्षद, वाइट बाद में दे दीजिए, अपने लोगों को उसी स्थान बिठा दो। प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो भी पुजारी का काम स्थान पे बैठ जाएं सभी लोग। सीख रहे हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे लोग बैठे हुए इनसे जानते हैं क्या कहने आएंगे। आने वाले बंधु जो है, पीछे कुर्सियां खाली हैं, सब बैठ सकते हैं। हिंदुओं को, विश्व के हिंदुओं को एक होना है और ये अहिंसा को रोकना है, नरसंहार को प्रतिकार करना, रोकना है। तो हमारा बस चले तो यहाँ भी हम नरसंहार। सभी लोग बैठ जाएं, कहीं पर कोई खड़ा न रहे। व्यवस्था के कार्यकर्ता, ये पूरा व्यवस्था के कार्यकर्ता चिंता करिए, सभी लोगों को बिठाइए। और पूरा एक आक्रोश, कुर्सी है भी, पर्याप्त कुर्सी है, सब बैठ जाएं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, और पोस्ट करके बीजेपी को आड़े हाथों अखिलेश यादव ने लिखा कि पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे और फिर बिजली की रेट बढ़ाएंगे, उसके बाद कर्मचारियों की छटनी करेंगे, फिर भाजपाई ठेकेदारों से कमीशन लेंगे। और इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि क्या पता पानी के निजीकरण का भी नंबर आ जाए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां क्रिकेट बैट से पीटने और चाकू मारने का मामला सामने आया। इस घटना के आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 4 आरोपियों को हजरतगंज पुलिस ने अरेस्ट किया है। इन चारों पर यह आरोप है कि चाकू से युवक पर हमला किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।